स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये लेक्चर हम लोग रिकॉर्डेड क्यों ले रहे हैं, लाइव क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब लाइव हम लोग होते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है एमसीक्यूज की। यानी एमसीक्यू सवाल बच्चा बहुत एक्साइटमेंट से करता है, वो पोल पे आंसर देता है, हमारा आपस में थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, हम देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया, कितनों ने गलत। लेकिन वहीं पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइव में ऐसा नहीं है कि हम आगे जाके नहीं कराने वाले। आप सबको पता है, जो 11th के बच्चे 10th में हमसे पढ़ चुके हैं, आपको पता है लाइव जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन सोचा कि क्यों ना अभी हम इसको रिकॉर्ड फॉर्म में डाल दें, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कम होता है, क्वेश्चन आता है, टीचर सॉल्व करवाता है, आपसे बातें कम कर पाएगा, तो इसीलिए क्यों ना इसको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डाला जाए। तो यहाँ पे कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे के सारे सवाल या तो एनसीईआरटी के हैं, या फिर ये पीवाईक्यूज हैं, या फिर ये गवर्नमेंट स्कूल या केवी स्कूल्स के एग्जाम में आए हुए हैं। लगभग लगभग सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी के मिलेंगे। और क्योंकि देखो क्या है, मैं यहाँ पे पहली बात तो मिड टर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ये एक सेशन तो नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि एक सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं करा सकते, आप जानते हो। तो अभी के लिए मैं सारे वो एनसीईआरटी के सवाल लेके आया हूं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीजें भी हम लोग आगे लेके आएंगे, जो कि किसी और किताब, जैसे ओसवाल की कोई ओसवाल गुरुकुल की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ओसवाल गुरुकुल की बुक से हम लोग लेके आएंगे। अब अगेन ओसवाल गुरुकुल की बुक में सारे सवाल तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो जो बच्चे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक किताब पड़ी हुई है मेरे पास, इसमें ये है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स, केमिस्ट्री के 12th के हैं, ऐसे 11th की बुक हैं सर, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास की बुक हैं। अब इसी किताब के अंदर अपने आप में 2024 के पैटर्न के हिसाब से लगभग लगभग नाना करते हुए भी 1000-2000 सवाल तो बड़े आराम से होंगे। अब अगर इसके ऊपर 1000 सवाल भी बनते हैं, मान लो जैसे अब ये मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है, यहाँ पे एक किताब है, ये भी ये इसमें साफ साफ लिखा है 5000 प्लस क्वेश्चन है। आप किताब की मोटाई भी देख सकते हो। ऑल्दो ये नीट की किताब है, बट नीट का और फिजिक्स का जो लेवल है सीबीएसई का, वो सेम रहता है फॉर एमसीक्यूज। द पॉइंट इज कि ऐसी किताबें अगर आपको भी परचेस करनी है, कोई भी करनी है उनमें से, अगर आपको मान लो ओसवाल गुरुकुल ही करनी है, और हम भी यही किताब से क्वेश्चंस लेके आते हैं, हमें तो ये किताब काफ़ी अच्छी लगी, तो आप जाके लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके आप वहां से भी किताब परचेस कर सकते हो। चलो, अब फिलहाल बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें, तो एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा, और आप ये भी कर सकते हो कि आप साथ साथ, अगर आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अगर आप ये सेशन देखने आए हो, तो आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते चलो। और या फिर जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए, आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद खुद से उस सवाल को बनाओ, और बनाने के बाद फिर चेक करो कि मैंने कैसे किया, और आंसर मैच कर लो। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय a प्लस बी टी स्क्वायर, ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। What is its velocity at t is equals to 0? t is equals to 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और t is equals to 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पहला सवाल तो ये पूछा है। आई होप आप लोग जानते हो, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा हो और उससे वेलोसिटी निकालनी हो, तो हमारे पास जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए द मेथड वी यूज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी हो जाता है dx बाय dt। अब यहाँ पे जो x है मेरे पास, वो a प्लस बी टी स्क्वायर बाय डी टी है। अब क्योंकि यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो डी ए डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का रूल है कि अगर प्लस हो तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो, प्लस में डी बी टी स्क्वायर बाय डी टी। अब इस हिसाब से अगर बात करें, तो डी ए बाय डी टी तो कांस्टेंट है उसका, तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये 2 आगे आ जाएगा, b बाहर था ही, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2bt। तो कुल मिला के हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 2bt आ जाएगी। अब हमें वेलोसिटी निकालनी थी जब टाइम 0 हो, और वेलोसिटी निकालनी थी जब टाइम 2 हो। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। अब अगर वेलोसिटी 0 पे निकालनी है, जिसको मैं लेट से v नॉट कह देता हूं, तो जहां जहां पे t है वहां वहां पे 0 पुट कर देंगे, तो आंसर
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे निकालनी हो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अब अगर मुझे वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ मेरे पास, इसको मैं v1 कहता हूँ लेट से, 2b, जहाँ पे भी t वहाँ पे 2 डाल दूंगा तो 4 इंटू में b आ जाएगा। अब b की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 2.5 है। अब 4 इंटू में 2.5 होता है 10, तो यहाँ पे आंसर 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो इसका बहुत इजी रहा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा था और उसका डिफरेंशिएशन करके हमने वेलोसिटी निकाल दी, वैल्यू पुट कर दी। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड से टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक। आओ जरा देखें। पहली बात तो आप भूलेंगे नहीं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, मैंने आपको वन शॉट में बताया था। अच्छा, यहाँ बता दूं, जो जो बच्चे यहाँ नए हैं, हम लोगों ने इस चैनल पे अभी तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट को 4 लेक्चर्स में, उसके बाद मोशन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अ प्लेन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से बहुत बढ़िया विद एक्सपेरिमेंट, जिसमें लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं वो सेशंस, वो यहाँ पे करा दिए हैं। आप जाके इस चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितना चला, तो आंसर है 4 से 2 के बीच में निकालना है। तो क्या डिस्टेंस होगा 4 पे माइनस क्या डिस्टेंस होगा 2 पे, इनको माइनस कर दूंगा तो 4 से लेके 2 तक का मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सेम टाइम के लिए भी करूंगा, 4 से 2 का माइनस। अच्छा, अब नीचे तो 4 माइनस 2 बहुत सिंपल सिंपल सा आ जाता है, क्योंकि भैया टाइम 2 से 4 पे निकालना है। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर, पहले 4 सेकेंड पर करेंगे तो a प्लस बी 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस है जब टाइम 4 है, माइनस अब टाइम 2 पे तो a प्लस अगेन b, लेकिन इस बार टाइम मेरे को 2 का स्क्वायर जो है वो लेना होगा। तो यहां से मुझे जो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 16b आ जाएगा, माइनस यहाँ मेरे पास 4b आ जाएगा अपॉन में 2। अब 16b में से 4b गया तो 12b अपॉन में 2, इससे काट देंगे तो 6b आ जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास अगेन 2.5 है, तो 6 इंटू में 2.5 इज 15, 6 इंटू 4 तो 10 हो गया, इंटू में हाँ तो 15। तो आंसर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो आ गई वो 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो यानी कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस या एक वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है जी, चलो बढ़िया सवाल था। अगला सवाल आता है। अगला सवाल क्या कहता है भैया, आओ देखें। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। ये सवाल मतलब वैल्यूज चेंज करके, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके एग्जाम में बहुत बार मिलेगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को हमने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात है जमीन से रख के नहीं फेंका। एक पहले से ही आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हुए हो और उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है पहले से, जिसको मैं H0 नाम दे रहा हूं, वो है 25 मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है कि पहले पार्ट में बताना है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, टोटल हाइट उसकी कितनी होगी ग्राउंड से। हमें फर्स्ट पार्ट में ये निकालना है कि ग्राउंड से टोटल हाइट जो है वो कितनी होगी। प्लान बनाते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर मैं डायग्राम के रिस्पेक्ट से को समझाऊं तो ये हमारे पास वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी लंबाई पहले से ही हमें कितनी दे रखी है 25 मीटर। तो 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग से आपने एक पत्थर को या स्टोन को, जो भी बॉल को ऊपर फेंका कितने से 20 मीटर पर सेकेंड। सब ऑब्वियस बात है, अगर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका है तो ऊपर जाएगी और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस नीचे गिरेगी, ऐसा कुछ होगा। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, ए पार्ट में निकालना है ये जमीन से कितना ऊपर होगी। तो ये वाली हाइट तो हमारे पास H0 है, तो अगर मैं यहां से यहां तक की हाइट निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल जमीन से हाइट मिल जाएगी। यानी कि मेरा अब फोकस है यहां से यहां, तो मैं कुछ नाम देता हूं इसको। लेट से ये है ए, ये है बी और ये है मान लो सी और ये है मान लो डी। तो मुझे अब ए से लेके बी तक के लिए काम करके हाइट निकालनी। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम
ए टू बी। अब अगर मैं ए टू बी लिख रहा हूं इसका मतलब मैं अपनी आंसर शीट में डायग्राम बना के आऊंगा, ठीक है। अब फ्रॉम ए टू बी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, गिवन लिखने बहुत जरूरी है। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन माइनस में रहता है, जी की वैल्यू बोली गई है 10 लेनी है, तो माइनस में रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऊपर जाते वक्त जी माइनस, नीचे आते वक्त जी प्लस। और अब हमें ऊपर जाने की हाइट निकालनी है, यानी कि एस निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के हिसाब से हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, एक्सेलरेशन हमारे पास -10 है, तो यहाँ से हमें s मिल जाएगा। अब 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है, और यहाँ -20 आ गया, तो -400 -20 इंटू में इस वाली हाइट को मैं h कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 मीटर आ जाएगी। ये वो हाइट है जहाँ वो बिल्डिंग से ऊपर जाएगा। तो अगर मुझे निकालना हो टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अगर मुझे निकालना हो ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी है, तो आंसर होगा 20 मीटर वो और ऊपर गया, 25 वो पहले ही था, तो आंसर है h0 वो पहले ही था और h वो और गया। तो 25 तो वो पहले ही था, 20 और ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट उसकी 45 मीटर हो जाएगी, ठीक है जी। तो यह सवाल काफी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसका बी पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। बी पार्ट क्या है भाई? बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितनी देर बाद बॉल जो है वो ग्राउंड पे आके हिट करेगी, कितनी देर बाद। देखो बॉल ऑब्वियस बात ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो टोटल टाइम आपको उसके ऊपर और नीचे दोनों आने का निकालना है। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि पहले मैं टाइम निकालूंगा ऊपर जाने का, यानी ए से बी का। अब हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है जो टाइम ए से बी लगेगा वही टाइम बी से सी भी लगेगा। दो तरीके से ये काम कर सकते हो, पहला आप ए से बी टाइम निकालो और फिर बी से सीधा डी निकाल दो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप ए से बी निकालो, बी से सी निकालो और सी से डी निकालो और तीनों को ऐड कर दो। तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ए से बी का टाइम निकालता हूं और फिर बी से डी का टोटल टाइम निकाल लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम काम कर रहे हैं टाइम के लिए, तो अगेन मैं पहले जा रहा हूं ए टू बी। अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूं, क्योंकि बाकी सारा डेटा ए से बी का मेरे पास है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 से फेंका, एक्सेलरेशन -10, इसको मैं t1 नाम दे देता हूं। तो यहां से t1 की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी। ये कौन सा टाइम आया है? ये टाइम आया है हमारे पास a से b जाने का, ये ध्यान रखना। अब b से सीधा d की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब b से सीधा d की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम B टू D। अब B से D के लिए डेटा मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनना। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होता है तो 0 पे होता है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो हाइट चलनी है ऊपर से नीचे वो 45 मीटर है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 रहेगा। अब यहां से अगर मुझे ये टाइम मिल जाए, ए से बी का तो आ चुका है, बी से डी का भी मिल जाए तो मैं ऐड कर दूंगा। अब ये टाइम मैं कौन सी इक्वेशन से निकाल सकता हूं? तो आप सब जानते हैं कि ये टाइम निकालने के लिए मैं यूज करूंगा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कहती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब s हमारे पास 45 यानी 45 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास कुछ भी हो, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास -10 है और टाइम का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 इज इक्वल टू, ये तो हट गया। अब यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5t स्क्वायर, और ये t2 बोलता हूँ इसको, t2 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि t1 तो मेरा a से b तक का टाइम है। इससे इसको काट दूंगा तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से t2 ये स्क्वायर है तो √9 का कर दूंगा तो 3 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब ए से बी जाने में हमें 2 सेकेंड लगे थे, लेकिन बी से डी आने में हमें 3 सेकेंड लगेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे अब टोटल टाइम निकालना हो
तो टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लगे मुझे 2 सेकेंड, वहाँ लगे मुझे 3 सेकेंड, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 5 सेकेंड हो गए। तो टोटल 5 सेकेंड इसको लगेंगे ऊपर फिर वापस नीचे आने में। प्यारा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। डन है जी, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला सवाल आता है। एक्चुअली ये एक लॉ भी है, इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर भी कहते हैं। अब गैलीलियो जी ने एक लॉ दिया था, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इनका ये कहना था कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा, ये ध्यान रखना, फ्री फॉल कर रहा होगा, तो फ्री फॉल करते वक्त वो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा, फ्री फॉल करते वक्त हर एक सेकंड में जो वो डिस्टेंस चलेगा वो हमेशा ऑड नंबर्स में होगा, है ना। मतलब 1:3:5:7। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम सीधा nth सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दें। आप में से बहुत कम बच्चों को वो याद होगी, पता होगी। एक और इक्वेशन भी होती है 3 इक्वेशन के अलावा, जो एक nth सेकंड, एक पर्टिकुलर सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को निकालती है, जो कि u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1 होता है। लेकिन ये इक्वेशन ऑफिशियली हमारी कभी भी NCERT में मेंशन नहीं की गई है, तो इसलिए कई बार टीचर इसके नंबर काट लेते हैं। अगर ये MCQ आता तो कैसे मर्जी लगा लो, क्या पता चल रहा है, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमेशा हम उन 3 इक्वेशंस पे ही काम करें तो बेहतर रहता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। बाकी तो एंट्रेंस वाले बच्चे तो सीधा इक्वेशन लगाते हैं वो और काम करते हैं। अब हमें करना क्या है, हम ये काम पहली बात तो हमारे बोर्ड्स के रिस्पेक्ट से करने वाले हैं। हमें करना क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद हर एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगी उसका हमें जो रेशियो निकालना है वो ऑड होना चाहिए, मतलब 1:3:5:7। ठीक है। सबसे पहले अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ऊपर से नीचे वो ऑब्वियस सी बात है 0 होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमें पता है, वो g या 9.8 या 10 जो भी होगा। अब ये दो बातें तो हमें पता ही हैं। अब अगर टाइम 1 सेकेंड लेता हूं, अगर मैं टाइम 1 सेकेंड लेता हूं तो मैं इसको S1 कह रहा हूं। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ut + हाफ at²। अब ut तो 0 ही हो गया बिकॉज ऊपर से हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है। तो S1 जो आ जाएगा मेरे पास, g a की जगह g आ जाएगा और हाफ g, और टाइम की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो S1 बेसिकली मेरे पास आ जाएगा g/2। ये S1 आ गया, यानी पहले सेकंड में मैं कितना चला। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम यही काम करते हैं टाइम 2 सेकंड के लिए। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर मैं टाइम की जगह 2 डालता हूं और फॉर्मूला लगाता हूं ut + हाफ at², और अगेन ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, तो हाफ g, और टाइम की जगह अगर मैं 2 डालता हूं तो S2 मेरे पास हो जाएगा 4/2g। ठीक है। अब ये जो 4/2g मेरे पास आया है, ये 4/2g मेरे पास टोटल 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आया, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू 2 सेकंड। लेकिन मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि हर एक सेकंड में चला गया डिस्टेंस। जैसे ये फर्स्ट सेकंड का है, अब ये सेकंड वाले सेकंड का तो नहीं है ना। अब अगर मुझे इससे सेकंड वाले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अगर सेकंड वाले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो S2 में से मुझे S1 को माइनस करना होगा। अब S2 मेरे पास क्या आया है, 4/2g, उसमें से S1 मेरे पास क्या आया था, g/2 यानी कि हाफ g। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको पता है शायद कि 3/2g आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये जो डिस्टेंस आया है वो 0 से 2 सेकंड तक का है, लेकिन मुझे शो करना है कि हर एक सेकंड में हम ऑड नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मुझे सेकंड वाले सेकंड में मैं कितना चला वो निकालना है तो S2 में से S1 माइनस करना होगा। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे टाइम को 3 सेकेंड्स रखने वाला हूँ। अब अगर मैं टाइम को 3 सेकेंड रख के काम करूंगा, अगर मैं टाइम को 3 सेकेंड रख के काम करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो अगेन 0 to 3 का आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 3rd सेकेंड पे काम करना होगा। वो मैं कैसे करूंगा बताता हूँ, पर पहले 3 सेकेंड का निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही ut + हाफ at²। ठीक है। अब S3 पे निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है, और a हमारे पास g है, और टाइम हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो S3 हमारे पास आ जाएगा 9/2g। S3 हमारे पास आ जाएगा 9/2g। अब अगर ये 9/2g आ गया, अगर ये 9/2g आ गया
तो एस थर्ड ये तो मेरे पास कहाँ का आया, फ्रॉम 0 to 3। मुझे सिर्फ थर्ड सेकंड का निकालना है, सिर्फ थर्ड सेकंड का। सिर्फ थर्ड सेकंड का कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ थर्ड सेकंड का निकालने के लिए S3 में से S2 माइनस कर देंगे। समझ गए होगे अब 9/2 g में से अगर मैं 2 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट यानी कि 4/2 g को माइनस कर देता हूं, तो थर्ड सेकंड का मेरे पास आ जाएगा 5/2 g। समझे क्या? ठीक है। अब ये जो मेरे पास आया है, ध्यान रखना, ये जो मेरे पास आया है वो थर्ड सेकंड के लिए है। अगेन ये जो मेरे पास आया था वो सेकंड वाले सेकंड के लिए था। और अगेन ये जो मेरे पास आया था, ये तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस बात है 1 सेकंड का है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए आया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये 3 चीजें मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो कैसे निकालते हैं, एस फर्स्ट वाले सेकंड का, एस सेकंड वाले सेकंड का और एस थर्ड वाले सेकंड का, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। फर्स्ट वाले के लिए क्या आया था भाई, g/2, सेकंड के लिए क्या आया 3/2g और थर्ड वाले के लिए क्या आया 5/2g। क्या g से g कैंसिल हो जाता है, हाँ, तो क्या बच जाता है यहाँ पे, और 2 से 2 भी कैंसिल होता है, तो 1:3:5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। और जो ये एंट्रेंस वाले बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, हम गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर को यूज भी कर सकते हैं, हमारे लिए एक लॉ भी है ये। यानी मान लो किसी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हम पहले सेकंड में 10 मीटर चले, तो बताओ दूसरे वाले सेकंड में कितना चलेंगे, तो ऑब्वियस बात है 30 मीटर, क्योंकि रेशो 1:3 रहेगा। और उसके अगले थर्ड सेकंड में तो आंसर है 50 मीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा ऑड नंबर्स में चलने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, प्यारा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल ग्राफ से बनते हैं, और ग्राफ के बाद, अब ग्राफ के सवाल जनरली एमसीक्यू में आएंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके बाद एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है। एक्चुअली पहले लास्ट ईयर तक सबसे ज़्यादा सवाल रिलेटिव वेलोसिटी से आया करते थे, बट इस साल NCERT ने रिलेटिव वेलोसिटी काट दिया है, बट ऑब्वियस बात है एंट्रेंस एग्जाम में तो वो सभी के आएगा। ठीक है जी, चलो अब हम अगर बात करें, मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विच इज 2.5 किलोमीटर अवे। एक लड़का अपने घर से मार्केट जाता है जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और वो देखता है द मार्केट इज क्लोज्ड, वो देखता है कि भैया मार्केट तो बंद पड़ी हुई है। ठीक है, ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक बैक टू हाउस विद स्पीड ऑफ 7.5। तो आती बार वो तेजी से आया, पहले वो 5 से आया था, आती बार वो 7.5 से आया, गुस्से में है जो भी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड बताना है, पहला पार्ट है मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज वेलोसिटी का, ये ए पार्ट है एक्चुअली, है ना। आपको मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज वेलोसिटी का। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन समझ गए आप क्या? अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं समझे तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक लड़का है, हमारे पास मतलब लड़का है। अब वो लड़का जो है बेसिकली वो अपने कहां से कहां जाता है, घर से, ये घर है उसका, उससे वो एक मार्केट में जाता है। अब घर और मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर का है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाती बार वो चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से, और आती बार वो चलता है 7.5 से। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब जल्दी से, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे एक सवाल नहीं पूछा, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हम कमेंट सेक्शन पे काफ़ी सवाल पूछते हैं। इससे एक तो कमेंट सेक्शन अच्छा होता है, दिखता है कि भैया बच्चे ने आंसर दिए, बच्चा एक्चुअली यहाँ पढ़ने आ रहा है। और दूसरी बात, जब हम बाद में इस लेक्चर को देखते हैं तो हमें भी याद रहता है कि भाई, और हम अब अपने आंसर को बदल नहीं सकते, हम ना कई बार अपने मन में हम खुद से ही झूठ बोल देते हैं। तो कमेंट सेक्शन पे लिखने के फायदे हैं, प्लस फील भी आती है, कुछ चीज़ें फील के लिए भी की जाती हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम के हिसाब से, लगभग टाइम 24 मिनट के आसपास हो रहा होगा, तो बताओ जल्दी से कि इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आंसर है
टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो आपको क्या करना है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी और एवरेज स्पीड निकालनी थी 0 से 30 पे, ठीक है ना। और फिर ये अलग सवाल है, ए में आपको सिर्फ एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आंसर है 0। क्यों, गया और वापस आ गया, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। टाइम कितना लगा, अब टाइम भले ही कुछ भी हो, वैसे ऑल्दो टाइम नहीं है हमारे पास, बट अगर टाइम कुछ भी हो तो टोटल टाइम, लेट्स से भी मैं इसको टोटल टाइम ही लिख दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर तो मेरे पास क्या ही आना है, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम है, ठीक है। अब अगर मैं बी पार्ट पे आऊं, अब बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड बोला गया, लेकिन उसके भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में मुझे बोला गया 0 to 30 मिनट्स में, और दूसरे बोला गया 0 to 50 मिनट्स में एवरेज स्पीड बोला गया, एवरेज स्पीड। अब अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, ध्यान सुनना, सबसे पहले मुझे बात करनी होगी कि टोटल टाइम जो है वो मेरे पास कितना है। तो पहला पार्ट जो है इसका वो है 30 मिनट्स, यानी 0 to 30 मिनट्स। सबसे पहले ये निकालते हैं कि ये 30 मिनट में एक्चुअली होगा क्या। देखो, क्योंकि अगर वो गया और वापस आया तो उसकी जाने की स्पीड अलग है और आने की स्पीड अलग है। तो ध्यान से सुनना, होम टू मार्केट, बहुत प्यारा सवाल, ध्यान सुनना, होम टू मार्केट, जो टाइम उसको लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जो डिस्टेंस उसको चलना है वो है 2.5 किलोमीटर, और जिस स्पीड से वो जा रहा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे आंसर 0.5 आवर्स आता है, यानी आधा घंटा। और आप सबको पता है शायद आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स, यानी कि पहले पार्ट में हमें बोला है कि 0 से 30 मिनट तक वो उसकी एवरेज स्पीड पता हो। तो क्या ये कहना ठीक है कि 0 to 30 का मतलब तो वो यही है कि वो अपने घर से हाउस ही गया, अपने घर से मार्केट ही गया। अब अगर अपने वो घर से मार्केट ही गया है तो क्या उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो घर से मार्केट जाने वाली स्पीड ही होगी, विच इज 7 किलोमीटर पर आवर। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, विच इज 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी बच्चों, विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। दोबारा समझाता हूं, ये बड़ा ही कंफ्यूजन करता है कई बच्चों को। हमें बोल रखा था कि 0 से 30 मिनट तक उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब पहले मैंने ये देखा कि एवरेज स्पीड में 0 to 30 मिनट में जाना कहां से कहां तक है, तब तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करूंगा। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं घर से मार्केट जा रहा हूं तो डिस्टेंस और स्पीड की जो वैल्यू पुट करने पे मैंने देखा कि मुझे आधा घंटा लग रहा है घर से मार्केट जाने में, 30 मिनट, यानी घर से मार्केट ही जा पाऊंगा मैं इस टाइम पे। तो जो घर से मार्केट जाने की स्पीड थी विच इज 5 किलोमीटर पर आवर, वही मेरी एवरेज स्पीड भी हो जाएगी। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में इसके सेकेंड पार्ट में हमारे पास 0 to 50 मिनट्स है। अब 0 to 50 मिनट्स में ये तो पक्का है कि 0 to 30 मिनट्स में मुझे कहां जाने का मौका मिला, मार्केट तक। तो अगला जो 20 मिनट का समय, 0 से 30 तक तो मैं मार्केट ही गया, अब मार्केट से वापस घर आऊंगा तो वो 20 मिनट वापस आने के होंगे, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा है तो मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम तो मेरे पास क्लियर है, टोटल टाइम तो मेरे पास क्लियर है जो कि 50 मिनट्स है, और इसको अगर मैं आर में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको मुझे 60 से डिवाइड करना होगा, तो 50/60 आर हो जाएगा, अगर मुझे आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, या अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना तो आपको पता ही है क्या करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया टोटल टाइम, लेकिन टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूं। क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि डिस्टेंस बनेगा, पहला डिस्टेंस जो होगा वो 0 से 30 मिनट्स वाला होगा जो घर से ऑफिस जाने का होगा, और फिर होगा जो 30 से 50 का होगा जो वापस आना, घर से ऑफिस कह रहा हूं, घर से मार्केट जाने का होगा, और फिर जो वापस आने का होगा। लेकिन ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको अब एक और खतरनाक बात बताता हूं कि ये जो 0 to 30 में तो ये कहां जा रहा है, 0 से 30 तक तो ये मार्केट जा रहा है। अब वापस 20 मिनट में क्या ये मार्केट से यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, या घर ही पहुंच जाएगा। और जरा देखें, यानी 30 मिनट
250 मिनट की जो इसकी जर्नी होगी वो क्या होगी। आओ एक बार देखते हैं। आती बार के खेल के अगर रिस्पेक्ट से बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस जो भी अपॉन में टाइम। अब आती बार की जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। टाइम हमारे पास 20 मिनट है। 20 मिनट का मतलब हो गया, टाइम हमारे पास 20 मिनट है। 20 मिनट का मतलब हो गया 20/60 आर। ठीक है, तो यहां से हमें डिस्टेंस कितना मिलता है। तो कमाल की बात है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा 5 किलोमीटर। चेक कर लो आप, जो डिस्टेंस हमें मिल, इसको इससे डिवाइड किया, ये 1/3, ये 1/3 आ गया। 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ये 1/3 आ गया ना। 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 5 आया, 2.5 आया, 5 आया, 2.5 आया। मेरे हिसाब से तो ये आ गया, इसको इससे काट दिया तो ये 1/3 आ गया। तो 7.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 1/3 से, तो ये आ जाता है 25, 2.5 आ जाता है, सॉरी, है ना, ये आ जाता है 2.5। और हाँ, 2.5 ही तो आना चाहिए, बिल्कुल, ये आ जाता है 2.5, नॉट 5, ये आ जाता है 2.5। अब कमाल की बात सुनो, यानी कि ये बचे हुए 20 मिनट में 2.5 कवर करेगा, यानी कि ये बचे हुए 20 मिनट में वापस अपने घर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो बस हमें ऐसे ही घुमाने के लिए दिया, यानी 0 to 30 में ये अपने घर से मार्केट जा रहा है, और 0 to 50 में ये अपने घर से मार्केट भी जा रहा है, और मार्केट से वापस घर भी आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे निकालनी है, ऊपर करता हूं मैं व्हाइट कलर से, इसका मतलब अगर मुझे सेकंड वाले केस में एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2.5 जाती बार का और 2.5 आती बार का, विच इज 5, और टोटल टाइम कितना होगा हमारे पास, 50 मिनट्स। 50 मिनट्स है, इसको हम लोग आर में कन्वर्ट कर लेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेना किलोमीटर पर आवर। यानी प्लान आप सुनो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था कि 0 to 30, तो 0 to 30 में अपने घर से मार्केट गया, लेकिन 0 to 50 कमाल की बात है कि मैं मार्केट से घर आया, लेकिन वो मुझे ऐसे पढ़ के नहीं पता चल रहा है। मैंने जब डेटा की मदद से, उस टाइम की मदद से डिस्टेंस निकाला तो मैंने देखा कि एक्चुअली मैं अपने मार्केट से घर या घर से मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो काफ़ी प्यारा सवाल ये रहा। ठीक है जी, और यहाँ तक हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम मोशन इन अ प्लेन के सवाल पे आएंगे हम, और मोशन इन अ प्लेन के बाद ऑब्वियसली बात आगे चैप्टर्स पे जाएंगे। तो आई होप ये वाले सवाल आपको अच्छे लगे, जल्दी से ये सारे आई होप क्या अच्छे लगेंगे, बिकॉज एग्जाम में आते हैं। मैं कहूँगा अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उनको आगे बढ़ना, तभी मजा आएगा। पहले खुद से करना ट्राई, नहीं हो तो फिर आप वीडियो को प्ले करना। बट फिर भी अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर उनको नोट डाउन करो या खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। और सवाल हमारा है यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन का। ठीक है, जल्दी करो, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब मोशन इन अ प्लेन में सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं हर साल एग्जाम में, आई होप आपको पता हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन से बनते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ मोशन इन अ प्लेन के जो न्यूमेरिकल होते हैं, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, वो वाले सवाल काफ़ी बनते हैं, तो वो भी यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ वेक्टर्स वाले सवाल जो होते हैं कि एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ, रिजल्टेंट निकालो, वो सवाल भी काफ़ी आते हैं। और यही मेन सवाल है, और ये सारे प्रकार के सवाल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो बारिश है वो नीचे 35 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है। ठीक है जी, अब बारिश अगर नीचे की तरफ 35 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है, हवा चलने लग गई 12 मीटर पर सेकेंड में ईस्ट टू वेस्ट। अगेन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ऐसा मान रहा हूँ मैं, तो आप उधर भी मान लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो हवा की स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है। अब आपको पता है कि जो बारिश है उसका जो रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, वो इधर कहीं पे होगा, जिसकी वजह से छाता बच्चे को यहाँ पकड़ना होगा ताकि बारिश रुक जाए। हम सबको पता है कि जब बारिश होती है सीधी होती है, बट अगर हवा चल रही हो तो बारिश की डायरेक्शन बदल जाती है, और उसी के रिस्पेक्ट से हमें छाता पकड़ना होगा। तो इधर अगर ये हवा चली, ये बारिश हो रही है, तो
इधर की तरफ बारिश आती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से छाता इधर पकड़ना होगा। तो कितने एंगल पे हमें ये छाता पकड़ना होगा, ये अगर मैं इस लड़के को मान लूँ, तो ये मान लो वो एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारे लिए थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा बेसिकली हमें निकालना है। अब हमने बात की थी कि हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए वी यूज़ टैन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं टैन थीटा यूज़ करता हूँ, तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस थीटा के लिए ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, विच इज़ 12, और बेस हमारे लिए 35 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे एक सवाल, वो है कि टैन 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 थीटा 12/35 की वैल्यू मुझे कैसे पता होगी। पहली बात तो 12/35 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 0.3 समथिंग कुछ आना चाहिए, बाकी मैं एक बारी डिवाइड करके बताता हूँ आपको। बट अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास 12 डिवाइड बाय 35 0.34 कुछ आता है। अब यहाँ से अगर मुझे थीटा निकालना हो, तो जिनके पास मैथ्स है शायद उनको इस इनवर्स ट्रिगो के बारे में पता हो। जैसे कि मान लो यार, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1/√3 आता, मान लो, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो 1/√3 है वो कब होता है, तो वो आंसर है tan 30 पे होता है ना। 1 कब होता है 45 पे, √3 कब होता है 60 पे। बट यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हम जानते ही नहीं है कि tan कब है। तो अगर आपको किसी भी आंसर में कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में सॉरी, तो इतना ही छोड़ देंगे। बट कभी कभार क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है कि tan इनवर्स इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब मुझे, क्योंकि ये सवाल एनसीईआरटी का है, करा करा के इतनी हैबिट हो गई है कि मुझे याद हो गया है कि लगभग 19 डिग्री के आसपास आंसर आ जाएगा। यानी कि अब आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ आप कैसे पहुंचे, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये गिवन आएगा, टेंशन मत लो, नहीं आएगा तो यहीं छोड़ देना। बट tan इनवर्स 0.343 की वैल्यू 19 होती है, आपको नहीं पता है और जानना भी नहीं है अभी, तो 19 डिग्री के आसपास आंसर आ जाएगा कि उसको 19 डिग्री पे छाता जो है वो पकड़ना होगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल हमारे पास आता है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है, उसकी जो पोजीशन हमें दे रखी है, पोजीशन वो दे रखी है 3i कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है जी, ये हमें पोजीशन दे रखी है। मुझे यहाँ पे फिलहाल कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, शायद यहाँ पे किसी पे टी हो, बट अभी के लिए जो सवाल हमारे पास है उससे मैं काम कर रहा हूँ। वेयर टी इज इन सेकेंड्स एंड कोफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर, वो चलो छोड़ देते हैं। सबसे पहले आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है ए पार्ट में। तो अब आप बताओ, अगर ये आर है, अब आप सोच रहे होगे कि इस आर का क्या करेंगे, तो आंसर है आर मतलब डिस्प्लेसमेंट, आर मतलब कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आंसर है डिफरेंशिएशन करके। तो करना डिफरेंशिएशन है, बस आई के साथ वो आई जे के वो चलता रहेगा, वो साथ साथ चलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो कुछ मुझे लग रहा है टी एक आध जगह और होना चाहिए, बट अभी फिलहाल मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आर, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। अब 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ पे जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ जाती है, 2 पहले से ही 1 था, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस जे कैप। अगेन 5 एक कांस्टेंट है तो उसका भी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी को मिला के 2 × 2 4t जे कैप मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब अगर मैं इससे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे यानी कि मुझे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 4t जे कैप का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आंसर है आ जाएगा मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 4t जे कैप अगर मैं करता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे अगेन 4 बाहर आ जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। तो आंसर कुल मिला के 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ए पार्ट हमने कर दिया। बी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जब टाइम हमारे पास कितना सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालनी है। अब क्या हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आई इस क्वेश्चन के हिसाब से 4t जे कैप।
अब अगर 4t जे कैप मीटर पर सेकंड आई तो डायरेक्शन तो साफ ही दिख रही है कि ये सिर्फ जे कैप यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो मिलता है वो क्या मिलता है 4, टी की जगह हमें क्या पुट करना है 1, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन हमारे पास जे कैप आती है, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ ये जा रहा होगा, यानी वेलोसिटी हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ होगी अगर 3i कैप 2t स्क्वायर जे कैप और 5k कैप है तो। डन है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, सारे मेरे फेवरेट हैं, बट ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। ये वाला सवाल एग्जाम में आपको काफ़ी बार मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से बनाने का एक बार ट्राई मारना, ठीक है। सवाल क्या है वो देखें। सवाल में बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसकी जो वेलोसिटी है वो है 5i कैप प्लस, अच्छा विद वेलोसिटी 5i कैप मीटर पर सेकेंड, और वो भी कब, जब टाइम 0 है। जब टाइम 0 होता है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो 5i कैप मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि ये जे कैप में नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जिससे कि हमें एक्सेलरेशन जो मिल रहा है, एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि y कोऑर्डिनेट निकालो कितना होगा अगर x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। तो अगर x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसे सवाल आए तो हमेशा मेरी सलाह रहती है कि x एक्सिस का डेटा एक तरफ लिख दो और y एक्सिस का डेटा एक तरफ लिख दो, इससे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं आओ आपको समझाता हूं। जैसे कि वेलोसिटी हमें दे रखी है तो यू एक्स हमारे पास क्या हो गया, तो आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई हमारे पास क्या हो गया, आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। यू एक्स हमारे पास क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, एंड यू वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बोल रखा है कि वाई कोऑर्डिनेट निकालो अगर एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 84 मीटर है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन लगा के टाइम निकाल लूं और उस टाइम को वाई एक्सिस की इक्वेशन में लगा के वाई निकाल लूं, क्योंकि टाइम दोनों में सेम रहता है। अब मैं एक्स एक्सिस की कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं जिससे कि मुझे टाइम मिल जाए, तो आंसर है अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं एक्स एक्सिस की, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि मुझे t मिल जाएगा। बट मैं एक और काम भी, क्योंकि लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर पर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जो कि मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। वो भी कर सकते हो आप, समझे, मेरे पास x है, मेरे पास यू एक्स है और मेरे पास ए एक्स भी है, तो मैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से काम कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि कभी कभार सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभार आसान हो जाता है। तो मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी कि आप क्या करो, अगर ऐसा लग रहा हो आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में माहिर नहीं हो, कई बच्चे बहुत माहिर होते हैं, मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के खटाक से कर देते हैं, कई बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि आप क्या करो, आप पहले थर्ड इक्वेशन लगा के फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, और फाइनल वेलोसिटी अगर एक बार आ जाए तो उसके बाद फिर आप फर्स्ट इक्वेशन लगा के टाइम भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं वी एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax एक्स लगाता हूँ तो वी एक्स मेरे पास नहीं है, u मेरे पास x डायरेक्शन में 5 है, एक्सेलरेशन मेरे पास x डायरेक्शन में 3 है और x मेरे पास 84 है, ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अब आप Vx निकाल सकते हो, तो आपके पास जो Vx का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 6, अब 6 इंटू में 84 जो भी आएगा अभी हम देख लेते हैं, और 5 का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा 25।
अब यहाँ से वी एक्स के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, एक बार मैं इसका अंडर रूट निकालता हूँ टाइम बचाने के लिए। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। ऑब्वियसली बात है बोर्ड के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो नहीं कर सकते आप। तो 84 इंटू में 6 करते हैं, फिर प्लस उसमें कर देते हैं 25। ओहो, 84 इंटू में 6 करते हैं, फिर प्लस कर देते हैं उसमें 25। तो आंसर आ जाएगा 529। 529। अब क्या 529 किसी का अंडर रूट भी होता है? तो आंसर है ये 23 का अंडर रूट होता है। तो वेलोसिटी हमारे पास 23 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया? ऑल्दो मुझे फाइनल वेलोसिटी शायद निकालने के लिए बोला भी नहीं गया था। अच्छा, ओके ओके, बी पार्ट में हमें देखा जाए, तभी मैं आपको बी पार्ट कराऊंगा, वहां पे आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी। तो एक तीर से हमने बच्चों दो निशाने मार दिए, हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। आपको लग रहा होगा सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि कई बच्चे क्वाड्रेटिक, देखो यार ये सब्जेक्टिव सवाल है, कैलकुलेशन करना भी बताना भी थोड़ा फर्ज है टीचर का। अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते थे तो आप सीधा सेकंड इक्वेशन लगाते, आपको यहाँ से टाइम मिल जाता। लेकिन मैंने घुमा फिरा के काम किया ताकि काम आसान हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि बड़ा हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन देखा जाए तो हमारा फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया? बिकॉज हमें वी एक्स निकालना ही है सेकंड पार्ट में। चलो खैर, अब मैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लगा सकता हूँ। तो वी एक्स मेरे पास 23 है, यू एक्स मेरे पास 5 है, ए एक्स मेरे पास कितना है भाई? ए एक्स मेरे पास 3 है। अब 25 में से 5 चला जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा 6 सेकेंड। यानी कि जब x कोऑर्डिनेट 84 होता है तो टाइम मेरे पास 6 सेकेंड आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दूंगा। अब y मुझे पता करना है कितना होगा। अब यू वाई मेरे पास कितना है? यू वाई, तो यू वाई मेरे पास 0 है, टाइम मेरे पास 6 सेकेंड आ चुका है। हाफ ए वाई मेरे पास कितना है? ए वाई मेरे पास है 2। ए वाई मेरे पास कितना है भाई? 2 है। ए वाई मेरे पास 2 है और टाइम मेरे पास 6 का स्क्वायर आ चुका है, तो ये कैंसिल हो गया। तो y बेसिकली मेरे पास 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। बिना ज्यादा कैलकुलेशन के y मेरे पास 36 मीटर आ जाएगा। तो ये मैंने पहला पार्ट कर दिया। पहला पार्ट हमारे लिए काफी बड़ा साबित हुआ, बट क्योंकि हमें अगले पार्ट में टोटल स्पीड निकालना है। अब प्लान करो, यहां कर रहा हूं भाई, ठीक है, प्लान करते हैं। यहां से मैं बी पार्ट शुरू कर दूंगा, लेकिन टोटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होता है ना, ये हमने बताया हुआ आपको। अब यहां पे मुझे वी एक्स तो निकालना ही था ना, तो क्यों मैंने पहले निकाल दिया, समझ गए? ठीक है, तो यहां से वी एक्स मैं पहले ही निकाल चुका हूं 23 मीटर पर सेकेंड। अब बचा वी वाई, तो क्यों ना पहले वी वाई निकाल लें। अब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी होता है। वी वाई मुझे निकालना है, यू वाई मेरे लिए 0 है, ए वाई मेरे पास 2 है, टाइम मेरे पास 6 सेकेंड है, तो वी वाई मेरे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है? टोटल वेलोसिटी निकालनी थी, जो कि अंडर रूट एक्स का प्लस वाई का होता है स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास वी एक्स था 23 का स्क्वायर और ये मेरे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेना। अगेन 23 का स्क्वायर तो हमें बताइए क्या आएगा? 529 और 12 का स्क्वायर 144, इतना मीटर पर सेकेंड फाइनल हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो काफी प्यारा सवाल। आप वैसे तो इसको एक सवाल मान रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक सवाल बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर कर रहा है और बहुत कुछ नया हमें सिखा रहा है बेसिकली। ओके, बात समझ में आई? तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें बता रहा है कि मोशन इन प्लेन के ऊपर सवाल कैसे आते हैं। अब इसमें वही वैल्यू चेंज कर देते हैं, एक्स की जगह वाई कॉम्पोनेंट, वाई की जगह एक्स कॉम्पोनेंट दे देते हैं, सवाल लगभग वही रहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब सवाल। सवाल को समझना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा डायग्राम ही है। अगर आपने इसका डायग्राम ढंग से बना दिया तो ये सवाल आपने बना दिया, ठीक है। एक ओपन ग्राउंड है जिसमें एक मोटरिस्ट फॉलो कर रहा है एक ट्रैक, जो कि अपने लेफ्ट में चलता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो अपने लेफ्ट में चलता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये डिग्री का साइन नीचे आ गया है, एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। नीचे की तरफ चलता है कितने एंगल से बच्चों? 60 डिग्री के एंगल से वो चलता है।
आफ्टर एवरी 500 मीटर, मतलब 500 मीटर चलता है फिर 60 डिग्री का एंगल, फिर 500 मीटर चलता है फिर 60 डिग्री का एंगल। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। थर्ड टर्न पे कितना होगा, सिक्स टर्न पे कितना होगा, और एट्थ टर्न पे कितना होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, थर्ड टर्न, सिक्स टर्न, एट टर्न, जल्दी से तीनों आप ये सवाल बनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये सवाल जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा ही नहीं आएगा। थर्ड टर्न, सिक्स टर्न और एट टर्न पे आपको काम करना है। उससे पहले मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 500 मीटर चला 60 डिग्री का टर्न मारा, 500 मीटर चला 60 डिग्री का टर्न मारा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी शेप बनाएगा प्लेग्राउंड में जब वो ऐसा कर रहा होगा। सोच लिया, सवाल बना भी लिया वीडियो पॉज करके। चलो आओ, सबसे पहले तो वो 500 मीटर चलेगा, फिर वो टर्न मारेगा 60 डिग्री का। आई होप आपको पता हो कि 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का टर्न मारना, 60 डिग्री का टर्न मारने का मतलब हुआ कि जो उसका एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री होगा। और हम लोगों ने सीखा हुआ है इन 7th 8th क्लास, चैप्टर का नाम शायद क्वाड्रिलेटरल कुछ था, कि एक्सटीरियर एंगल जब 60 डिग्री होता है तो इससे हेक्सागन बनता है। यानी कि वो फिर 500 मीटर चलेगा, फिर वो आगे की तरफ 500 मीटर जाएगा, है ना, आगे की तरफ 500 मीटर जाएगा, फिर वो आगे की तरफ 500 मीटर जाएगा, फिर वो आगे की तरफ 500 मीटर जाएगा, और फिर वो आगे की तरफ 500 मीटर जाएगा। यानी कि ऐसे करके वो एक हेक्सागन बना देगा। अगर ये आपने समझा, अब ये सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। आओ जरा समझें कैसे। सबसे पहले आपको काम करना है एट थर्ड टर्न। थर्ड टर्न का मतलब क्या है, अगर उसकी शुरुआत हुई इस ए पॉइंट से तो बी उसका पहला टर्न हो गया, सी उसका दूसरा टर्न हो गया, और डी उसका तीसरा टर्न हो गया। तो एट थर्ड टर्न का मतलब हो गया कि यहां से आपने शुरू किया और यहां गए आप, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में अगर बात करें एट थर्ड टर्न, एट थर्ड टर्न, अगर थर्ड टर्न की बात की जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, ये तो नर्सरी का बच्चा भी बता दे भाई कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस होगा हमारे पास 500 500 500, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया 500 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि टोटल हो गया 1500 मीटर। अब अगर बात करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां पे थोड़ी सी मैथ्स लगेगी बच्चों कि ए से डी हम जा रहे हैं, तो ये हमारा पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि ऑब्वियस है कि सेंटर से होता हुआ जाएगा। अब मैथ्स ने हमें सिखाया है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन होता है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन होता है तो रेगुलर पॉलीगन में हमेशा जो डायगोनल का बाइसेक्टर होता है वो साइड के बराबर होता है, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। ये हमने अपने बचपन में पढ़ा हुआ है ना। यानी कि अगर ये 500 है तो ये और ये भी 500 होगा, यानी ये भी 500 मीटर हो जाएगा और ये भी 500 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 500 मीटर प्लस 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 500 मीटर प्लस 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। 500 मीटर प्लस 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 1000 मीटर। ये हुआ थर्ड टर्न पे। इसके बाद बोला है एट्थ टर्न। अब अगेन एट्थ टर्न भी बहुत ज्यादा इजी है। एट्थ टर्न भी कुछ नहीं है। एट्थ टर्न तो मैं तो कहूंगा सबसे आसान है, ये तो मुझे आपको होमवर्क ही दे, ओह सॉरी ऐसा लग रहा था ऑफलाइन क्लास में हूं। एट्थ टर्न की अगर बात करूं, ये पहला टर्न है, दूसरा टर्न है, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सॉरी पहले तो सिक्स टर्न पे बात करनी है, ओहो सिक्स टर्न। एट टर्न तो सबसे इंटरेस्टिंग था, सॉरी सिक्स टर्न मैं कहना चाह रहा था कि सबसे इजी है सिक्स्थ टर्न। अब अगर सिक्स टर्न की बात करूं तो ये पहला टर्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है, यानी मैं घूम के वापस वहीं पे आ गया जहां से मैंने शुरुआत की थी। तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ दिख रहा है कि 0 मीटर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर डिस्टेंस की बात की जाए
तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस ये पूरा 500 है बेटा। ये 500 500 500 500 500 500 अगर ये सारे 500 में ऐड कर दूंगा तो मुझे 500 इंटू में 6 यानी कि 3000 मीटर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास 3000 मीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, क्योंकि मैं घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ खड़ा हुआ हूं। बात समझ में आती है? ओके, समझ गए 6 टर्न क्या है बच्चों? पक्की बात है ना? अब इंटरेस्टिंग बात यह है, देखो मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी आप सबसे कि आप जो 8th टर्न है उस पे आप प्लीज एक बार थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो 8th टर्न पे डिस्टेंस अगेन कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8th टर्न पे डिस्टेंस 500 इंटू में 8 हो जाएगा, विच इज 4000 मीटर। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 8th टर्न पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आओ जरा समझें। सबसे पहले करना आपको है, मैं आपको अभी एक हिंट दे रहा हूं, फिर मैं दोबारा कराऊंगा। मैं आपको बिना कराए नहीं जा रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 8th टर्न यहां से शुरुआत हुई, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये मेरा 8th टर्न है। तो बेसिकली ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इतना तो आप समझते ही हो कि ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो लाल वाली लाइन है ये हमारे लिए हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको प्लीज वीडियो को पॉज करना है, सोचना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो ये जो एसी है, एसी, ये एसी जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोचो, दिमाग लगाओ, चाहे वीडियो को पॉज करो, जो मर्जी करो, लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसे खुद से करें, ठीक है, प्लीज, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। उसके जब आपको लगे कि आपने कर लिया है या आपको लगे कि आपने हार मान ली है, तभी आप इसको वीडियो को प्ले करना, ठीक है। स्टार्ट। ओके, अब क्या ये एसी मैं निकाल सकता हूं यूजिंग वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला? यस, क्योंकि क्या ये एक वेक्टर है? हाँ। क्या ये एक वेक्टर है? हाँ। और ये दोनों वेक्टर हेड से टेल जुड़े हुए हैं, तो जो थर्ड साइड होती है वो हमारा रिजल्टेंट होता है ट्राइंगल की। बात मानते हो? मानते हो। अब अगर ऐसा है तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। अब अगेन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं यहाँ पे कॉस थीटा क्या डालूं, तो बताया था जब भी हम हेड से टेल जोड़ते हो थीटा बाहर वाला एंगल होता है विच इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 60 डल जाएगा। अब इसके आगे तो यार आई होप आप सॉल्व कर लोगे वैसे, बट ये मेरे पास 500 का स्क्वायर, ये मेरे पास 500 का स्क्वायर, ये मेरे पास 2 इंटू 500 का स्क्वायर। अब cos 60 क्या होता है भाई? cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 3 हमारे पास आ जाएगा, 500 बाहर, अंदर अंडर रूट 3 बच जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट ये नहीं है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, वो तो मैथ्स है। पॉइंट ये कि यार एक्चुअली 8th टर्न पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने इस्तेमाल किया। डन है? ओके, बड़े आगे। चलो अगला सवाल आता है, जहां तक मुझे लगता है मोशन इन अ प्लेन का हाँ, मोशन इन अ प्लेन के हमारे पास 2 सवाल हैं, 2 सवाल ही तो हैं। उसके बाद फिर हम लॉज ऑफ मोशन पे चलेंगे, ठीक है। 2 सवाल करते हैं, उनको फिर रिपीट करना, ठीक है। आओ 2 सवाल में पहला सवाल आ रहा है, अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। एक छत है जिसकी जो सीलिंग है वो 25 मीटर हाई है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। कह रहे हैं आपके पास एक हॉल है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मैथ्स रिलेटेड सवाल भी है। अब उस हॉल की जो हाइट है वो 25 मीटर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां से एक बॉल को फेंका जो कि यहां चला गया, ठीक है। यहां से एक बॉल को फेंका जो कि यहां चला गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप क्या अदा करोगे, यानी कि आपको बेसिकली आर निकालना है। अगर आपने उसको 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है और ये बॉल जस्ट इसको टच करते हुए जाएगी, ऑब्वियस बात है, विदाउट हिटिंग द बॉल मतलब जस्ट उसके नीचे से निकल गई। आसान शब्दों में कहें तो हाइट हमारे पास 25 मीटर है,
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 है। अब हमें रेंज जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब हमें रेंज को कैलकुलेट बेसिकली करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट का जो फॉर्मूला होता है, हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, या हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है जी। ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला रहता है। अब हाइट हमारे पास 25 है। अब यहाँ पे 2g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, u की वैल्यू में 40 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये सब हमें गिवन था, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो आंसर है हाँ। उससे मुझे थीटा भी आ जाएगा, निकल जाएगा। यार बेसिक मैथ्स तो कर सकते हो ना। थीटा कैसे आएगा? साइन इनवर्स करके। मैं भी कैलकुलेटर से करूंगा तो थीटा कैसे आएगा? साइन इनवर्स करके। अब क्योंकि हमारे पास थीटा आ गया है तो हमें पता है कि हमने कितने थीटा से फेंका। अब रेंज का फॉर्मूला यहां पे हम लगा सकते हैं, विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्या हमारे पास u है? तो आंसर है हाँ 40 का स्क्वायर है। क्या हमारे पास g है? तो आंसर है हाँ 10 है। साइन 2 थीटा की जगह मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, और आंसर मेरे पास इतना मीटर आ जाएगा। अब आपको बेटा बिल्कुल भी टेंशन इस बात की नहीं लेनी है कि थीटा कैसे निकालूंगा। ये साइन इनवर्स जो आएगा, तो मैंने आपको बोला बेटा दो बातें होंगी, या तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद साइन थीटा की ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो आप जानते होगे, लाइक 1 आ जाएगी या 0 आ जाएगी या 1/2 0.5 आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी, ऐसी कोई वैल्यू। या फिर अगर कोई अजीब वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू गिवन आएगी, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो अगेन ये एक प्यारा सवाल बनता है, लेकिन ये वाला सवाल उससे भी ज्यादा प्यारा है, और ये मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा आपको। और मोशन इन अ प्लेन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करता है जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। एक क्रिकेटर एक बॉल को मैक्सिमम ऊपर फेंक सकता है 100 मीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे किसी भी बॉल को मैक्सिमम ऊपर फेंकना तो मैं सीधा ऐसे फेंकूंगा ना, ऐसे फेंकूंगा ना, बिल्कुल। यानी जो मैक्सिमम हाइट है वो हम कितनी अचीव कर सकते हैं? तो आंसर है 100 मीटर। तो बताओ वही सेम क्रिकेटर बॉल को मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है, ठीक है। केस 1 में हाइट मैक्सिमम है। अब हाइट का फॉर्मूला हमारे पास रहता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब हाइट हमारे पास 100 है ना, हमारे पास फिलहाल u है, यू स्क्वायर नहीं है। अब जब हमें मैक्सिमम हाइट की बात करनी होती है तो हम एंगल क्या लेते हैं? 90। मैक्सिमम रेंज लेते हैं 45 पे, लेकिन ऊंचाई तो 90 पे जाएगी ना, ये बच्चे भूल जाते हैं बस। अपॉन में 2g, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ही हो गया। बेसिकली यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। अब मैं यहां से यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मैं यहां से यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको बताऊंगा, लेकिन यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकाल लेता हूं, जो कि मेरे पास आ जाएगी 200, जो कि मेरे पास आ जाएगी 200। कैसे? 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से रेंज निकालनी हो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी रहता है, लेकिन अगर मुझे रेंज मैक्सिमम निकालनी हो तो थीटा 45 डिग्री होता है। अब आपको शायद समझ में आया कि मैंने यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू क्यों निकाली थी। यहां से साइन अगेन एंगल 45 डिग्री होगा। अब साइन 45 इंटू में 2 हो गया साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अब अगर 1 होता है तो इसका मतलब है कि जो आर मैक्स है मेरे पास वो यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। अब यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू हम लोग 200 पहले ही निकाल चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एक ही बॉल है, उसी को वो फेंक रहा है तो थीटा 45 ही लेंगे, और वो इसमें भी थीटा 45 लेते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं एक क्रिकेटर एक बॉल को मैक्सिमम ऊपर इतना फेंक सकता है, तो उस केस में उसने 90 पे फेंका होगा। फिर वही क्रिकेटर बॉल दूर कितनी फेंकेगा, उस केस में थीटा 45 लेना। बस ये मत भूलना, सवाल तो बन ही जाएंगे। डन है? प्यारा सवाल है। तो ये हुए हमारे मोशन इन अ प्लेन के कुछ और सवाल। अब हम लोग मोशन इन अ प्लेन के बाद चलेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ और सवाल पे, लेकिन फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि पहले इतने सवाल बनाएं, वीडियो को पॉज करें, फिर हम आगे चलते हैं, मोशन इन अ प्लेन के कुछ सवाल बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इतना कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास सवाल आते हैं मोशन, लॉज ऑफ मोशन के, ठीक है ना। अब लॉज ऑफ मोशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल नीट के लिए, एंट्रेंस के लिए, कहीं के लिए भी आते हैं, वो आते हैं इम्पल्स से, यानी कि एरिया लाइट कैसे बंद होगी, चेंज इन वेलोसिटी वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
तो चेंज इन वेलोसिटी वाले सवाल, इम्पल्स वाले सवाल काफ़ी पूछते हैं। सवाल तो लिफ्ट के केसेस के ऊपर भी काफ़ी पूछते हैं, बट वो एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे वो वाले सवाल तो नहीं लेके आया हूँ। ऑल्दो लिफ्ट केसेस के ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं, वो भी हम करेंगे एमसीक्यू वाले सेशंस में। लाइव तो जा ही रहे हैं, हर ट्यूसडे मैं लाइव जा रहा हूँ, आई होप आपको पता हो। तो हर ट्यूसडे मैं रात शाम को 7:30 बजे लाइव जाता हूँ, जहाँ पे अब भी तो वैसे एक ही बार गया हूँ, अब से हम हर ट्यूसडे 7:30 बजे लाइव जाएंगे 11th के रिवीजन के लिए, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं। सेकंड सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे जो है इम्पल्स के बाद अगर मैं बोलूँ तो कनेक्टेड मोशन के भी काफ़ी सवाल आते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल आता है कि एक बुलेट है जिसका मास हमें 0.04 kg जो है वो दे रखा है, और वो कितनी स्पीड से एंटर करता है। तो आंसर है वो एंटर करता है 90 मीटर पर सेकेंड से एक वुडन ब्लॉक पे, और वो रुक जाता है कितना डिस्टेंस कवर करके, 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर वो उस लकड़ी के डब्बे में जाता है और रुक जाता है। और ऐसा करता है अगर, तो वो रुक जा है, अगर वो रुक रहा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आप जानते हैं हमें बताना है कि वो एवरेज उसके ऊपर कितनी रेजिस्टिव मतलब ऑपोजिंग फोर्स, यानी कि हमारा आंसर नेगेटिव आने वाला है, उसके ऊपर कितनी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लगेगी। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डेटा से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन कहती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 90 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन मुझे निकालना होगा, और s मेरे पास 0.6 है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ जाएगा -80/100 डिवाइडेड बाय 1.2, है ना, डिवाइडेड बाय 1.2। माइनस में आएगा क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन माइनस में आना चाहिए ताकि फोर्स भी माइनस में आए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन -80/100 में एक और 0 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ अपना 9 के टेबल से, नहीं 9 से क्यों काटूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 के टेबल से। अगर मैं इसको 3 के टेबल से डिवाइड करता हूँ तो 3 के टेबल से डिवाइड करके ये 27 आ जाता है, और 2700 ऑब्वियसली बात है माइनस का, और ये 4 आ जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 से ही, तो 4 से डिवाइड करने पे ये 6 4 24 और 2 बच जाता है, तो 5 और अपने 2 0 बच जाता है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास -6500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। अब ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा आया है, और नविच है बिकॉज बुलेट एकदम से रुकी होगी। अब अगर मुझे निकालना हो फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास जो हमारे पास है वो है 0.04, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 6500, लेकिन वो भी माइनस का। तो अगर मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करता हूँ माइनस का एक्सेलरेशन लेके, एक बारी मैं यार देखो कैलकुलेशंस, क्योंकि अगेन हर एक साइंस स्टूडेंट की और टीचर की भी, मतलब हर एक तो नहीं कहूँगा सॉरी, बट एवरेजली थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए होता है बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद से या कॉलेज लाइफ में पूरे हम लोगों को कैलकुलेटर ही अलाउड होता है, तो तब से वही आदत सी पड़ जाती है, प्लस टाइम भी बचता है। ओहो 6, अच्छा हुआ ना, देखा, अच्छा हुआ। तो ये हमारे पास आ गया 6750, देखा हुआ, अच्छा चेक कर लिया हमने, 6750 आ रहा है ना ये, ठीक है, सॉरी। अब अगर ये 6750 आ रहा है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.04 से, तो आंसर माइनस में 270 न्यूटन आ जाता है। हमारे पास आंसर आ जाता है 270 न्यूटन, ठीक है जी। तो बेसिकली 81, क्या हो रहा है, 81000 को डिवाइड किया अगर 12 से, हाँ ये ठीक है। अब हमारे पास फोर्स आ गई बेसिकली माइनस में ही सही, लेकिन 27, अब माइनस में आनी भी चाहिए थी, बिकॉज पहली बात तो कॉमन सेंस भी है क्योंकि वो ब्लॉक उसको रोक रहा होगा, और दूसरी बात यहाँ बोला भी गया है कि आपको रेजिस्टिव फोर्स जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। तो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर हम इग्नोर करें तो कंसेप्ट क्या है कि पहले हमें इस डेटा की मदद से क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, एंड आफ्टर दैट हम लोगों को मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के फोर्स निकाल लेनी थी, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये इम्पल्स का सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे या ऐसे मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे बहुत बार।
सवाल क्या एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। एक बार सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा सब, फिर उसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं जल्दी से। ठीक है, सवाल पढ़ा। चलो अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। हिंदी अनुवाद कहता है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास m है, वो गई और जाके वापस आ गई, गई u वेलोसिटी से, आई भी u से। बस आपको पता है अगर एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। अगर जाती बार को मैं माइनस मान लेता हूं तो आती बार का प्लस हो जाएगा। फिर एक और बॉल को हमने मारा, लेकिन इस बार हमने उसको 30 डिग्री के एंगल पे मारा। अब अगर हमने उसको 30 डिग्री के एंगल पे मारा होगा तो आप जानते हैं शायद कि इम्पल्स सिर्फ वो वाली फोर्स पैदा करेगी, वेलोसिटी पैदा करेगी जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये u है और ये एंगल 30 है तो एक किसका कंपोनेंट यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, तो ये हो जाएगा u cos 30 और ये u sin 30, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही इसके भी दो टुकड़े होंगे, एक ये वाला कॉम्पोनेंट होगा और एक ये वाला। अगेन अगर 30 है तो ये u cos 30 और एक ये साइन जो कि नहीं चाहिए। बट फिर से क्योंकि जाती बार को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और आती बार को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, अदरवाइज तो जीरो ही हो जाएगा सब कुछ। अब क्योंकि मुझे सबसे पहले पार्ट में बोला है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है। और इस वाले केस में जो cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट है वो ऐसे लगाएगा और साइन थीटा वाला नीचे। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये है कि आपको रेशो ऑफ इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का रेशो क्या होगा। आई होप आपको पता हो कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मुझे इम्पल्स निकालना है तो मुझे बेसिकली चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो सेकंड वाले केस के लिए बोलूँ तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फर्स्ट वाले केस में फाइनल वेलोसिटी u है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास माइनस u है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इम्पल्स आ जाएगा 2mu। ये हमारे पास फर्स्ट वाले केस का इम्पल्स आया। सेकेंड वाले केस में इम्पल्स निकालते वक्त वेलोसिटी में मुझे क्या नहीं लेना है, मुझे साइन थीटा कंपोनेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सारा काम कॉस से करूँगा। तो सेकेंड वाले केस में जो इम्पल्स आएगा अगेन वो चेंज इन मोमेंटम आएगा। अब इम्पल्स का फॉर्मूला मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी माइनस u cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बस एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे आंसर 2mu cos थीटा जो है वो बेसिकली आ जाएगा। अब क्योंकि हमें रेशो निकालना था तो इम्पल्स 1 अपॉन इम्पल्स 2 में ऊपर आ गया हमारे पास 2mu, नीचे हमारे पास आ गया 2mu cos थीटा। तो 2mu से 2mu तो कैंसिल ही हो गया, तो cos थीटा में भी cos 30 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, जिसमें 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 2:√3। बहुत प्यारा सवाल। इम्पल्स कौन पैदा करता है, इस पूरे क्वेश्चन से शिक्षा ये मिलती है, इम्पल्स वो वाली फोर्स पैदा करती है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ऐसे होती है, ऐसे वाली कभी भी नहीं। ठीक है जी, डन है जी। चलो और एक और लाजवाब, एक और बहुत बढ़िया सवाल, इन्हें हम कनेक्टेड मोशन के, जब मैं आपको लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट करा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चंस का कोई भी एक्चुअली में मतलब सिर्फ कनेक्टेड मोशन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपने आप में हम लोग 3-4 घंटे 5 घंटे पेड बैच में बात करते हैं। 5 घंटे तो नहीं कहूँगा, हाँ असाइनमेंट वगैरह मिला लें, सारे क्वेश्चन मिला लें तो यस 5 घंटे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में 3 से लेकर 4 घंटे खुद एक टॉपिक है जिसमें अलग अलग विचित्र विचित्र प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। बट ये एक सबसे क्लासिक न्यूमेरिकल है जो कि एवरेज है, बहुत आसान भी नहीं, मतलब लेवल अगर आउट ऑफ 10 देखे तो कहीं ना कहीं 7-8 में आता है। और काफ़ी बार ऐसा या इस तरीके के एग्जाम्पल स्कूल में एग्जाम में आए हुए हैं। सवाल क्या है, अगर आपने पढ़ा हो, हमारे पास यहाँ पे एक रस्सी है, ये एक 3 किलो का ऑब्जेक्ट है और ये एक 20 किलो का ऑब्जेक्ट है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रही है। अब ये ऑब्वियस है कि ये 3 किलो का ऑब्जेक्ट इस वाली ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पे टायर लगे हुए हैं। अब अगर ये खींचेगा तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस रस्सी पे खिंचाव यानी कि टेंशन कुछ ऐसे होगा, और जब तक रस्सी एक है टेंशन एक है, ये लाइन आपको वन शॉट में दी गई थी।
अल्टीमेटली हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। तो मैंने आपको कनेक्टेड मोशन में बताया था, दोबारा बताता हूँ कि जब भी कनेक्टेड मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल आए, कुछ नहीं करना, बस दोनों बॉडीज के ऊपर इक्वेशंस बना देनी है। कितनी फोर्सेस लग रही हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम टाइप बना के, कितनी फोर्सेस लग रही हैं उससे इक्वेशन बना के खत्म कर देना। और समझाता हूँ, अगर मैं इस वाली बॉडी को फर्स्ट मान लूँ, ठीक है ना, इसको मान लो फर्स्ट मान लूँ, तो फॉर फर्स्ट बॉडी अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो पहली बात तो इस पर जो नेट फोर्स होगी वो होगी नीचे वाली फोर्स यानी mg माइनस ऊपर वाली फोर्स यानी कि टेंशन। अब नीचे वाली फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, mg माइनस में टेंशन। अब इसका मास हमें 3 किलो दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है और फोर्स 3 इंटू में g 30 होगी माइनस टी। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यही सेम इक्वेशन हमें इस वाली बॉडी पे लगानी है। अब अगर मैं सेकेंड वाली बॉडी के लिए बात करूं तो क्योंकि ये वाली बॉडी तो ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन ये वाली लेफ्ट राइट जाएगी, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी T माइनस फ्रिक्शन, वो लगेगी T माइनस फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, T माइनस फ्रिक्शन होता है म्यू आर। अब क्योंकि इसका मास 20 किलो है तो ये 20 इंटू में ए आ जाएगा, टेंशन पता नहीं है। क्वेश्चन में ही अगर आपने पढ़ लिया हो तो म्यू की वैल्यू आपको 0.04 गिवन है, म्यू की वैल्यू 0.04 गिवन है। और आर हमें निकालना है। क्या mg, ब्लैक कलर लेता हूं, क्या mg इज इक्वल टू आर हो जाएगा? बिल्कुल, इस केस में mg इज इक्वल टू आर होगा। अगर mg इज इक्वल टू आर होगा तो r की जगह मैं अगेन mg लिख सकता हूँ। तो 20a इज इक्वल टू टी माइनस 0.04। अब मास इसका 20 है और g की 10 लेनी है, तो ये 200 हो गया कुल मिला के। तो यहाँ से 20a इज इक्वल टू टी माइनस 8 आ गया। अब ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट आ गई, दोनों को ऐड कर दोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दोगे या t की वैल्यू कहीं भी डाल दोगे तो a आ जाएगा। आओ करते हैं, चलो, ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इधर 20a है और उधर 3a है, तो टोटल हो गया 23a, ओके है। फिर t से t तो कैंसिल ही हो गया, है ना। इधर बचा -8 और उधर अपना है 30, तो 30 में से 8 चले जाएंगे। एक्सेलरेशन 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन को इसमें या पिछले वाले इक्वेशन में पुट करके टेंशन भी निकाल लो, इतना न्यूटन। पॉइंट इज, जब भी कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चन आए, दो बॉडीज पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको फ्री बॉडी के फॉर्म में बना दो, उसके बाद उनकी नेट इक्वेशन बनाओ, उन्हें सॉल्व कर डालो। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है? बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल आ रहा है, अगेन ये है मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग के ऊपर। क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। एक साइक्लिस्ट है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से टर्न मारता है। एक साइक्लिस्ट है 18 किलोमीटर पर आवर से टर्न मारता है। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। और कितने का रेडियस है, तो आंसर है 3 मीटर के रेडियस पे टर्न मारता है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज, टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। तो आपको बताना है कि जो लड़का है क्या वो स्लिप होगा कि नहीं। प्लान क्या है, देखो प्लान ये है कि मैं निकाल लेता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है म्यू आर जी है। मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग ऑन अ लेवल रोड का फॉर्मूला म्यू आर जी है। अब अगर मैं म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू पुट करता हूं और मेरा आंसर अगर 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं फिसलेगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी 6 है और आपने टर्न मारा 5 से, तो अब नहीं फिसलोगे। बट अगर आंसर 5 से कम आता है तो इसका मतलब है ये लड़का फिसल जाएगा। चलो जी, अब अगर हम म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं विच इज 0.1, आर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 3 एंड जी की वैल्यू अगर हम पुट करें विच इज 10, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली √3 बच जाएगा। √3 इज 1.73 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम वेलोसिटी जो अलाउड है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो अलाउड है वो काफ़ी कम आई है।
वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट से। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्वियस बात है, जो साइक्लिस्ट है वो ज़्यादा वेलोसिटी पे चल रहा है, तो इसका मतलब है ही और शी जो भी है विल स्लिप, वो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया है मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.73 और वो टर्न मार रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्वियस बात है वो फिसल जाएगा। डन है, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। आगे आते हैं। अगेन ये एक ऐसा सवाल है जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन को कनेक्ट करता है, इसीलिए ये सवाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और कई टीचर्स को भी, क्योंकि जो दो चैप्टर्स को कनेक्ट करते हैं वो फिर एग्जाम में भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वेटेज थोड़ा सा ऐसे चेंज करने में फ़ायदा होता है। मान लो किसी को लॉज ऑफ मोशन ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं तो बाद में ये बोल सकता है कि ये सवाल तो भैया मोशन इन अ प्लेन से, प्लस क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं तो वो सवाल भी ज़्यादा आते हैं। अब पीछे वाला सवाल है, ये वाला सवाल ज़्यादातर डेरिवेशंस के साथ आते हैं। पीछे ऊपर सेम डेरिवेशन दे दिया, बैंकिंग ऑफ रोड दे दिया, और नीचे ये सवाल, ज़्यादातर ये क्योंकि सीधे सवाल है। लेकिन ये वाले सवाल या पीछे जो हमने कनेक्टेड मोशन किए ये इंडिविजुअली आते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगर हम यहाँ पे सवाल को समझें तो हमारे पास एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर हमने दो फोर्सेस लगाई, एक 8 न्यूटन की और एक 6, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं। तो हमने इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाई, एक 8 न्यूटन की लगाई और एक हमने 6 न्यूटन की लगाई, और दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 5 किलो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो प्लान क्या है, प्लान ये है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि मास 5 है और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, अब अगर मुझे फोर्स मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बट यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, तो क्या दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है? आंसर है यस। और हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी निकालनी, चलो वो तो बात की बात होगी, लेकिन पहले हमें इसकी फोर्स नेट निकालनी होगी। क्या ऐसा कहना ठीक है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर, एक्चुअली 2F1 F2 कॉस थीटा होगा, बट कॉस तो 90 है अपने आप में, तो ठीक है ना, समझ गए। तो इस प्रकार से जो F नेट हो जाएगी हमारे पास वो F1 का स्क्वायर। अब F1 कितना है हमारे पास, तो आंसर है F1 हमारे पास है 8 का स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये 36 हो गया, अल्टीमेटली 10 न्यूटन रूट के बाहर आके हो जाएगा, यानी फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन हो गई। तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया 10 डिवाइड बाय 5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया कि इतना एक्सेलरेशन इसका रहेगा। डन है। अब अगर हमें निकालना हो कि क्या इसकी डायरेक्शन होगी, तो आपको बताया गया है कि डायरेक्शन के लिए आप ये वाला एंगल निकालोगे, और डायरेक्शन के लिए अगर आप ये tan अल्फा निकालते हो तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विच इज 6 अपॉन बेस विच इज 8, है ना। तो यहां से अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 6/8 इज 3/4। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो अगेन उस पर बहस नहीं करेंगे, गिवन आएगा जो भी है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला हिस्सा मोशन लॉज ऑफ मोशन का, बाकी सारा मोशन इन अ प्लेन का सवाल है। बढ़िया सवाल, मैं इसे कंसिडर करूंगा, ठीक है जी। चलो ये पेज हमारा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक बार सवाल पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या है, द ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। उसने एक बच्चे को देखा और ब्रेक मार दी, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 36 किलोमीटर पर आवर थी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट पहले ही कर लेते हैं, तो 5/18 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। उसने एक बच्चे को देखा और ब्रेक मार दी, और ब्रेक मार के 4 सेकंड में अगर वो रुकता है मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल्स टू रेस्ट इन 4 सेकंड इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अगेन आपको फोर्स निकालनी है। अगर उस गाड़ी का जो मास है वो 400 किलो है, अगर उसने ब्रेक मार के अपने आप को रोक लिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियस है कि 0 हो जाएगी। अब इस डेटा से आपको पता है हम क्या निकाल सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फॉर्मुला इज v - u अपॉन में t।
अब v जो है हमारे पास, v जो है हमारे पास वो 0 है, u हमारे पास जो है वो हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास 4 है। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन -2.5, एक्सेलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है। मास मेरे पास कितना है, मास मेरे पास है इसका 400 किलो, और एक्सेलरेशन -2.5 है। तो कहीं ना कहीं 40 इंटू में 25 आ गया। अब 25 इंटू में माइनस 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 25 इंटू में 400 होता है, और एक जीरो और लग गया, तो इतना न्यूटन की फोर्स जो है बच्चों वो इस पे लग जाएगी। प्यारा सवाल है, बढ़िया सवाल है। और ये हमारे पास एक और सवाल आता है, ये तो बहुत ही प्यारा सवाल निकला। ठीक है, चलो ऐसा करो, चलो दिमाग लगाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चों, दिमाग लगाओ, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई मारो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ। एक थोड़ा ना एक एक बूस्ट मिलता है यार कि हम भी तो सवाल बना रहे हैं ना, तो खुद से बनाया करो प्लीज, जल्दी बनाओ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर कंफ्यूजन ना हो रही हो तो, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है, ये गिवन भी है। बनाया बनाया ठीक है, आओ सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप समझो तो हमारे पास एक रॉकेट है, रॉकेट का लिफ्ट ऑफ मास क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो रॉकेट के अंदर बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा, और रॉकेट के लॉन्च होने पे वो फ्यूल बहुत जल्दी बर्न भी होता है, इतनी जल्दी बर्न होता है कि उसके मास में बहुत तेजी से कमी आती है, तो हर एक सेकंड उसका मास चेंज हो रहा होता है। तो जिस मास से वो उठा, जिस मास से वो लॉन्च हुआ, उसको बेसिकली लिफ्ट ऑफ मास कहा जाता है। ठीक है, तो उसका लिफ्ट ऑफ मास है 20,000 किलो, विच इज वेरी लार्ज, और वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताओ टोटल फोर्स कितने लगेगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सिंपल होने के साथ साथ ये सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। सुनो, अगर ये रॉकेट सिर्फ जमीन पे पड़ा होता तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होता, वो होता mg, और कोई फोर्स ना होती अगर ये रॉकेट सिर्फ नीचे पड़ा होता तो। लेकिन क्योंकि सवाल में बोला गया है कि ये जो रॉकेट है वो ऊपर जाने के लिए, अब आप मुझे बताओ, अगर आप जमीन पे खड़े हो तो सिर्फ नीचे mg लगेगा, लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो आप नीचे की तरफ जमीन को धकेलोगे तभी तो ऊपर जाओगे ना। तो जितना एक्सेलरेशन से आप ऊपर जा रहे हो उतनी एक फोर्स नीचे भी लगाओगे, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, है ना भाई। तभी तो यार जब आपको छलांग मारनी होती है तो आप जमीन को और एक्स्ट्रा ताकत से धकेलते हो। तो जो नेट फोर्स जिससे रॉकेट ऊपर जाएगा वो दो हो जाएंगी, एक तो उसका खुद का वेट, और एक जो उसने इनिशियल थ्रस्ट मारा नीचे की तरफ ताकि वो ऊपर जाए, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो mg तो mg रहा, अब जो थ्रस्ट है वो उसका मास और कितने एक्सेलरेशन से वो भागा। अब इसमें mg प्लस ma आ गया, अब मैं चाहूं तो इनको अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं, चाहूं तो मैं m कॉमन भी ले सकता हूं। अब m मेरे पास 20,000 किलो है, g यानी कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को मैं 10 ले लेता हूं फॉर दी इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन, और एक्सेलरेशन मेरे पास 5 है। तो कुल मिला के मेरे पास जो एफ नेट हो गया वो क्या हो गया, 15, 20,000 इंटू में 15, अब 15 इंटू में 2 जो होता है वो 30 होता है। अब यहाँ पे 1 2 पहले से, मतलब बेसिकली हमारा जो आंसर है वो 3 लाख आ गया, है ना, वो 3 लाख आ गया। अबे क्या हो रहा है, हाँ 3 लाख न्यूटन आ गया, यानी कि 3 लाख न्यूटन की फोर्स लगाएगा और ऊपर जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा एक काफी अच्छा सिंपल येट एक नए कंसेप्ट पे सवाल। अब क्योंकि हम लोगों ने इस चैनल पे अभी तक सवाल, अच्छा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सवाल ज़्यादा मैं आज नहीं लेके आया था, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की आप में से बहुत सारे बच्चों की बहुत तैयारी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे को लगा हम सेकंड से शुरू करते हैं। ऑल्दो जब मैं अभी लास्ट ट्यूसडे लाइव गया था तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सवाल उसमें थे, आप वहाँ जाके ही थोड़े बहुत कर सकते हो। और अगली वीडियो, पहली बात तो हमारे अभी तक वन शॉट सिर्फ लॉज ऑफ मोशन तक गए हैं। अब जो अगला वन शॉट आएगा वो वर्क एनर्जी का आएगा और उसके बाद रोटेशनल, फिर लेकिन उससे पहले या फिर वर्क एनर्जी के बाद मैं एक और सेशन लूंगा जहाँ पे हम इसके और सब्जेक्टिव सवाल या ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। ट्यूसडे को आप सबको मुझसे लाइव जुड़ना है, 7:30 बजे आएंगे और 7:30 बजे इसी चैप्टर के और सवाल बनाएंगे। इसके मतलब लॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ प्लेन, मोस्ट ऑफ देम एमसीक्यू होंगे, ज़्यादातर 99% एमसीक्यू होंगे और सवाल बनेंगे। क्योंकि यार कुछ कुछ एमसीक्यू आपको पता है अपने आप सब्जेक्टिव ही होते हैं, उन्हें पूरा सॉल्व ही करना होता है, आंसर निकालना ही होता है, बट अलग बात है कि ऑप्शन टिक करना होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को 7:30 बजे लाइव। और अगर आप ये वीडियो उस ट्यूसडे के बाद देख रहे हो तो वो वाली वीडियो भी आ चुकी होगी रिकॉर्ड फॉर्म में, तो वो भी देख लेना, इतना तो आप समझते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बता के जाना आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।